हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे हमने फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड मास्टरिंग म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर ये कोर्सेस को आपको सब्सक्राइब करना है तो स्टॉक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट ये कोर्सेस पे मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये कोर्सेस हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। आशा करूंगा आप जरूर उनको सब्सक्राइब करोगे। आज की ताजा खबर की शुरुआत फिर से एक बार यूएस मार्केट्स के साथ हम करने वाले हैं। कल यूएस मार्केट्स 0.60% 1.51% तक ऊपर थे। मतलब डाउ जोन्स हो, नैस्डैक हो या फिर S&P 500 हो, सारे इंडाइसेस कल ऊपर थे। और वो क्यों थे? एक क्लैरिटी यहाँ पे सामने आई है। मार्केट को ना सबसे अच्छी चीजें लगती है उसमें है क्लैरिटी, कि भाई क्या करने वाले हो, ये अगर हमें समझ में आ गया या फिर एटलीस्ट आपने एक डायरेक्शन दे दी तो वी विल बी एबल टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। 3 मई एंड 4 मई को जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स बाहर आए हैं और उसमें जो डिस्कशंस हुए हैं उससे एक क्लैरिटी नजर आ रही है कि आने वाले 2 जो मीटिंग्स रहेंगे फेडरल रिजर्व के, उसमें 0.50% से रेट हाइक्स हो सकते हैं। मतलब इन नेक्स्ट 2 मीटिंग्स द पॉलिसी रेट्स विल बी ऑलमोस्ट अप टू 1.5%। और बाय द एंड ऑफ द ईयर जो फेडरल रिजर्व है वो जो अपने पॉलिसी रेट्स है उनको 2.40% तक लेके जाना चाहता है। ना वो ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, ना वो ग्रोथ को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करना चाहते हैं। दैट इज द थिंग विच इज कमिंग आउट। अब 2.4% के अगर हम पॉलिसी रेट के यील्ड्स पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स देखेंगे, सो उसी को थोड़ा सा रिएक्शन, उसी प्रेडिक्शंस को रिएक्ट करता हुआ यूएस का 10 ईयर जिसे यील्ड भी यहाँ पे नजर आ रहा है। सो दैट यील्ड इज एट 2.75%। तो कल भी 1 बेसिस पॉइंट से वो यील्ड गिरा था, फ्रॉम 2.76% टू 2.75%। इट मींस नाउ द क्लैरिटी इज कमिंग आउट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्लैरिटी ही नहीं आएगी, क्या वो रेट 3% जाएंगे, 4% जाएंगे, क्या फिर से हम ऑल टाइम हाई इंटरेस्ट रेट्स इन रिसेंट 30-40 ईयर्स देख सकते हैं, ये सारी डिस्कशंस वहां पे चल रहे थे। क्योंकि 40 साल में पहली बार इतना ज्यादा इन्फ्लेशन यूएस मार्केट्स में हमें अभी नजर आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई टू कंट्रोल दैट इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बट इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ाए, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाएंगे तो ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा। ऑलरेडी एक क्वार्टर हमारा निगेटिव ग्रोथ में है, ये क्वार्टर अगर निगेटिव ग्रोथ में रहेगा सो ऑटोमेटिकली टेक्निकली वी विल बी इनटू अ रिसेशन, वो उनको भी समझ में आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को प्ले आउट करना इज गोइंग टू बी अ टफ चैलेंज। तो ये बैलेंसिंग एक्ट अब फेडरल रिजर्व आने वाले समय में कैसे करता है, उसके उनकी कमेंट्री कैसे आती है, उस पे मार्केट के डायरेक्शन शॉर्ट टर्म में रहेंगे। वी कैन नॉट डिनाई देम। अब कल अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखोगे तो यूएस मार्केट्स में क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर चले गए थे। ओवरऑल ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस वर्ल्ड ओवर आर स्टिल एट 111.50 समथिंग लाइक दैट, बट ऑलमोस्ट $115 पर बैरल तक वो टच कर गए थे, उसके बाद थोड़े से नीचे आ गए। अब ये क्यों? तो आई वाज रीडिंग सम रीजंस फॉर दैट। तो डिमांड जो है ऑयल की, वो बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड विच इज यूएस, उसमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि समर ड्राइव सीजन वहां पे आने वाला है। तो आई वाज लाइक, मतलब व्हाट इज दिस समर ड्राइव सीजन? मतलब लोग निकलते हैं छुट्टियों पे समर में, और वहां पे कंजम्पशन जो है गैसोलीन का, मतलब हम जिसे पेट्रोल कहते हैं उसे वो गैसोलीन कहते हैं, तो उसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है एंड उसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा होगी। और वही सप्लाई साइड के जो फैक्टर्स है, बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर आर स्टिल देयर, सो उतना ज्यादा सप्लाई उतनी लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स व्हाई प्राइसेस आर नॉट कमिंग डाउन। प्लस अगर डिमांड एक्स्ट्रा हो जाती है तो ऑब्वियसली डिमांड अगर ज्यादा होगी और सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड होगा, रिस्ट्रेंड होगा, ऑटोमेटिकली प्राइसेस विल गो अप, एंड दैट्स व्हाई कल ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस ऊपर गए थे। सो मतलब इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब ये जो इकोनॉमी है ना यूएस की, कंजम्पशन इज द बेस ऑफ दिस इकोनॉमी। मतलब कुछ भी हो जाए, भाड़ में जाए दुनिया, बट हम तो कंज्यूम करते रहेंगे। सो दैट्स एंड इसीलिए ये जब हमने बातें की थी ना कि यूएस का जो इन्फ्लेशन है ना, ये वांट बेस्ड इन्फ्लेशन है, और हमारा जो इन्फ्लेशन इंडिया का वो नीड बेस्ड इन्फ्लेशन है। सो नीड बेस्ड इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाना पॉसिबल है, बट वांट बेस्ड इन्फ्लेशन कंट्रोल में अगर आप लाने की कोशिश करोगे तो फिर वहां पे इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाता है।
So that's an interesting factor which is getting developed in US market. So देखेंगे उसको कैसे टैकल करते हैं अब ये सारी चीजें. इंडिया का 10 ईयर जिसे यील्ड अगर हम देखेंगे तो कल थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है फ्रॉम 7.36% टू 7.30%. सो आई थिंक इंडिकेशंस मिल जाते हैं, मतलब जैसे उधर इंडिकेशंस मिलने लग गए थे वैसे इंडिकेशंस फिर उसी का इम्पैक्ट, कैस्केडिंग इम्पैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड पे होता है. जो यूएस में हुआ वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे भी उसका होगा ही. वी कैन नॉट डिनाई दैट. इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो इज एट 106%. P ratio of Nifty 50 is 19.74 and Sensex is 21.85. रूपी डॉलर का इक्वेशन अगर हम देखेंगे तो कल भी रूपी स्ट्रांग था 77.50 पर डॉलर, बट ओवरऑल डॉलर इंडेक्स जो है कंपेयर टू अदर हेवी वेट करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, यूरो हो, पाउंड हो या फिर येन हो, युआन हो, तो इनके अगेंस्ट वो थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ है. ओवरऑल डॉलर इंडेक्स इज एट 102.06. अब थोड़ा सा पॉजिटिव बातें करनी शुरू करते हैं. तो क्रेडिट स्विस ने बोला है कि मार्केट्स विल बॉटम आउट सून, और स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट्स के बारे में बोला है कि अर्निंग्स की ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट रहने वाली है आने वाले कुछ सालों के लिए, फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स. एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल मार्केट्स यहां से बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, ऐसा क्रेडिट स्विस का कहना है. अब गीता गोपीनाथ जी जो आईएमएफ की मतलब इन डेप्यूटी हेड है आई थिंक, तो वो उनका भी कहना है कि एडवांस इकोनॉमीज टू बी बैक ऑन ट्रैक बाय 2024. तो नेक्स्ट 2 इयर्स में बहुत सारी चीजें सेटल हो जाएंगी एंड एडवांस इकोनॉमीज विल स्टार्ट ग्रोइंग अगेन ऑन राइट ट्रैक टू ग्रोथ. और बट उनका एक प्रेडिक्शन है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है वो जितना आगे बढ़ सकती थी उसके कंपैरिजन में अराउंड 5% नीचे रहेंगी. रीजन, उन्होंने उसका रीजन दिया है पैंडेमिक. सो उनका जो एनालिसिस है उसमें एक चीज समझनी होगी हमें कि जो चीजें हो चुकी है उसका इंपैक्ट है, इसके आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ऐसा उनका कहना नहीं है. पैंडेमिक की वजह से जो सिचुएशन पे इमर्जिंग इकोनॉमीज रह सकती थी उसके कंपैरिजन में 5% वो डाउन है. एंड वी आर नॉट सरप्राइज दैट, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट. सो लास्ट ईयर जो हमने इफेक्ट देखा था जब जीडीपी हमारा नीचे गया था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सो ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट है. सो हमारा तो जीडीपी बहुत ज्यादा गिरा था, उसके कंपैरिजन में उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी कम है. सो ओवरऑल लुक्स लाइक थिंग्स विल बी मच बेटर टू इवन इमर्जिंग इकोनॉमीज टू फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स. सो जो हो चुका है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट आने वाला समय अच्छा रह सकता है, ऐसा उनका कहना है. सो लेट्स सी. अब आईटी सेक्टर के बारे में बात करते हैं. नोमिरा की एक रिपोर्ट आई है और उसमें उन्होंने आईटी सेक्टर को काफी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम, मैक्रो फैक्टर्स, मैक्रो लेवल पे मतलब ग्लोबल लेवल पे आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम नजर आ रहा है, ऐसा उनका कहना है. अब वो क्या है? सो एक तो मेजर उनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज या फिर टॉप बेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड 1000 कंपनीज, वो ये इनके मेजरली टारगेट होते हैं आईटी कंपनीज के. ऑटोमेशन हो या फिर डिजिटलाइजेशन हो, तो यहाँ डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्पेंड हो रहा है कंपेयर टू अर्लियर लेवल्स. एंड दैट्स व्हाई आईटी कंपनीज ने एक एग्रेसिवनेस भी लास्ट 1.5-2 इयर्स में देखा था हमने, वो जो चीजें हुई थी. अब क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन, ग्लोबल स्लो डाउन, जैसे माना जा रहा है कि बाय 2024 थिंग्स विल बी बैक ऑन ट्रैक, but till that time I think there will be problems in their profitability. So अगर जीडीपी ग्रोथ या फिर स्लो डाउन हो जाता है तो वहां पे अर्निंग्स पे इंपैक्ट होगा ही होगा. अब डिजिटलाइजेशन नहीं करना है क्या इन कंपनीज को? डेफिनेटली डिजिटलाइजेशन करना है, बट आईटी के जो स्पेंडिंग के बजट है वो कहीं ना कहीं कर्टेल डाउन हो सकते हैं. एंड लुकिंग एट द कंपटीशन करंटली, जिस तरीके से नई नई कंपनीज भी इस सेगमेंट में आ रही है, बिकॉज एंट्री बैरियर्स बहुत कम है इस पर्टिकुलर सेक्टर में. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ काम करने वाला जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है, बट डिमांड फॉर दैट वर्क और स्पेंडिंग ऑन दैट वर्क इज डिक्रीजिंग. तो ये इंपैक्ट हो सकता है आईटी सेक्टर पे. उसके ऊपर से और एक प्रॉब्लम एट्रिशन का इनके ऊपर हुआ है. तो जिस तरीके से कॉस्ट इन कंपनीज की, एम्प्लॉय की कॉस्ट बढ़ी है, तो उन्होंने भी मार्जिन पे प्रेशर लाया है. तो एक चीज तो हमें समझ में आ रही है, लुकिंग एट द सिनेरियो व्हिच इज गेटिंग डेवलप्ड, कि जो एट्रिशन का प्रॉब्लम था आईटी सेक्टर का, ये जल्द से जल्द कंट्रोल में आने वाला है. तो भाई अगर ऑफर्स अच्छे हैं तो ले लो, क्योंकि अभी जो चैलेंजिंग टाइम्स आने वाले हैं आईटी सेक्टर में, आई थिंक दैट कैन बैकफायर टू लॉट ऑफ दीज चर्निंग एम्प्लॉयज जो होते यहाँ से वहां से यहाँ. तो उनके लिए थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाना जरूरी है. आई डोंट वांट टू डीमीन एनीबडी. इफ यू आर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट तो आपकी डिमांड रहेगी, बट एक ओवरऑल जो सेक्टर में एक यूफोरिया आया था फ्रॉम एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरीके से जॉब्स मिल रहे थे वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं. सो नाउ दिस इज टाइम टू स्टेबलाइज योरसेल्फ.
जहां हो अच्छी तरीके से बैठो, अच्छे पैकेजेस मिल गए हैं, अप्रेजल्स मिल गए हैं, उसका एडवांटेज लो। अब फिर से वो चर्निंग मत शुरू करना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। एंड दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम माय इंडस्ट्री सोर्सेस, जो बोल रहे हैं भाई अब बोलना है, जो करना है करो, वी आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज द सैलरी। सो ये टोन अब सुनने में आ रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द टाइम टू स्टेबलाइज एंड नॉट टू चर्न, ये ऐसा लगता है। अब रिटेल सेक्टर के बारे में बात करते हैं। रिटेल सेक्टर में जो मेजर कंपनीज है, टॉप 9 कंपनीज, उन्होंने लास्ट फिजिकल में 3,206 नए आउटलेट्स ओपन किए हैं। टॉप 9 कंपनीज, जिसमें रिलायंस रिटेल आता है, डीमार्ट आता है, ट्रेंट आता है, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल आता है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, इन सब कंपनीज ने मिला के ऑलमोस्ट 3,206 नए आउटलेट्स ओपन किए हैं। सो पैंडेमिक की वजह से जो मार पड़ी थी, वहां पे जो एक्सपांशन के प्लान्स पोस्टपोन किए गए थे, आई थिंक वो एक्सपांशन के प्लान्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जबरदस्त तरीके से इंप्लीमेंट करते हुए हमने इन 9 सेक्टर्स को देखा है। तो ये जो चीजें हुई है, ऑब्वियसली रिलायंस इज एट द फोर फ्रंट। उन्होंने कुछ 80 मिलियन स्क्वायर फीट का नया रिटेल स्पेस ऐड किया है उनके पोर्टफोलियो में। तो डेफिनेटली एग्रेसिवनेस रिलायंस के साथ बहुत ज्यादा है। सो एक चीज अच्छी लगती है कि जब ये ऐसे नए आउटलेट्स होते हैं तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप होता है। जस्ट इमेजिन करो कि उसके आजू बाजू वाली जो इकोसिस्टम है, फिर सप्लायर्स फॉर दीज काइंड ऑफ स्टोर्स, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन दीज स्टोर्स, दीज आर गुड थिंग्स। आई थिंक जब भी ये सब चीजें पढ़ते हैं ना, तो ठीक है, एक स्टॉक की तरफ तो एक एंगल होगा ही होगा कि स्टॉक बढ़ सकते हैं, अच्छा है, ग्रोथ, रेवेन्यू एंड ऑल दोस थिंग्स, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज थिंग्स। और उसका जो कैस्केडिंग इम्पैक्ट कंजम्पशन में होता है, दैट इज गोइंग टू हेल्प आवर इकोनॉमी इन द लॉन्ग टर्म। सो ये पॉजिटिवली हमने देखना चाहिए। अब टाटा पावर के बारे में बात करते हैं। टाटा पावर के जो सीईओ है, उनका इंटरव्यू आई वाज लिसनिंग टू। सो क्लीन एनर्जी पे जो फोकस है वो बहुत ज्यादा है उनका। So in next 5 years, they want to increase this clean energy capacity by 5 times in next 5 years. So currently clean energy की जो उनकी कैपेसिटी है वो 5 गीगावाट्स की है। So from 5 gigawatts in next 5 years, they want to increase it to 25 gigawatts. आप बीएससी इंडिया की वेबसाइट को विजिट कीजिए, टाटा पावर ये स्टॉक वहां पे सर्च कीजिएगा, और वहां पे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में या फिर investindia.in पे जाके भी आप कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट चेक कर सकते हो। तो वहां पे एवरी वीक they are adding some kind of capacity in their renewable energy or this clean energy. I think these are very good things, a step in right direction. और जो aggressiveness टाटा ग्रुप का हमें नजर आ रहा है in this clean energy green energy segment, फिर वो अपने ही दूसरी कंपनीज के साथ टाइप्स की बात हो, वो इकोसिस्टम डेवलप करने की बात हो, आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन फॉर टाटा ग्रुप करंटली। एंड दैट्स व्हाई ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपकी रडार पे होना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट सजेशन टू गो एंड इन्वेस्ट, बट डेफिनेटली फ्रॉम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू चेक। और अगर आपको रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प चाहिए तो वी हैव आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स, मॉडल पोर्टफोलियोज, यू कैन गो एंड सब्सक्राइब ऑन आवर वेबसाइट investindia.in. नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग हिंदुस्तान जिंक। तो हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड सेल ऑफ एंटायर रिमेनिंग स्टेक, दैट इज 29.54% इन हिंदुस्तान जिंक। हु इज द प्रमोटर ऑफ हिंदुस्तान जिंक? वेदांता ग्रुप। अब इनका भी मतलब गवर्नमेंट का भी एक अच्छा खासा स्टेक था 29.54%। अब ऑफर फॉर सेल निकाल के वो सेल करना चाहते हैं। Can Vedanta buy this stake? No. Some percentage they can buy, but there are restrictions because they cannot go beyond 75% of holding. तो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले समय में अगर ये ऑफर फॉर सेल होता है तो शायद ये कंपनी है जो डीलिस्टिंग की तरफ जा सकती है। वेदांता ग्रुप इज नोन फॉर डीलिस्टिंग ऑफ इट्स कंपनीज और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इट कंपनीज। तो देखते हैं कैसे कैसे ये चीजें होती है। प्राइवेटाइजेशन तो पहले ही हुआ था, गवर्नमेंट का स्टेक था, बट नाउ सून अगर ये ऑफर फॉर सेल आ जाता है और मार्केट में स्टॉक्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो शायद एक अटेम्प्ट इस कंपनी के लिए भी डीलिस्टिंग के लिए हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब बात करते हैं पेंट सेक्टर के बारे में। तो कल एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स के स्टॉक 6% डाउन थे। क्यों डाउन थे? बिकॉज मार्केट को ऐसा लग रहा है कि बिरला ने ये जो अपना कैपेक्स प्लान बढ़ाया है फ्रॉम 5,000 करोड़ टू 10,000 करोड़ रुपीज, उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है एशियन पेंट्स को और बर्जर पेंट्स को। बिलीव मी, अनाउंसमेंट्स और जो मतलब प्लान्स होते हैं उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली न्यूज इन्फ्लुएंस कर सकती है स्टॉक प्राइसेस को, बट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड करना, डीलर्स नेटवर्क बिल्ड करना, सप्लाई चेन में इतनी जबरदस्त एफिशिएंसी लाना, ये चीजें एक्चुअली रिप्लेस करेंगी क्या? ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है।
सो मुझे ऐसा लगता है एशियन पेंट्स, स्पेसिफिकली एशियन पेंट्स, इसने सारी चीजें सर्वाइव की हुई है ऐसे. सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 5 years एशियन पेंट्स विल कम आउट एज अ विनर इन दिस सेक्टर, बिकॉज इन्होंने इस इंडस्ट्री को ना ऐसे घोल के पिया हुआ है. सो दैट्स व्हाई आई एम स्टिल very positive on Asian Paints, not an advice, please, मतलब don't take it that way. खुद एनालाइज कीजिए या फिर मतलब आप एडवाइजर का असिस्टेंस ले सकते हो चीजों में. These are some things ki one should not get influenced. There are market players, market operators, speculators, which will work on these kind of news and which will influence the stock price in the short term. But in the long term, it's all about the revenue growth, the earnings growth, the operating profit margin improvement. यही चीजें प्ले आउट होंगी फॉर दिस. सो प्रीमियम वैल्यूएशंस पे अगर कोई स्टॉक ट्रेड करता है तो डेफिनेटली ऐसे अपॉर्चुनिटीज यूज की जाती है टू रैशनलाइज द प्राइसेस. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वन शुड लुक एट. आई एम नॉट इन एन ओपिनियन ऑफ कि अरे नहीं अब तो बैंड बच जाएगी, क्या होगा क्या नहीं, अरे नया प्लेयर आ रहा है, बड़ा ग्रुप आ रहा है. आई थिंक बड़े ग्रुप आए अलग बात है, बट एक एंटरप्रेन्योर ने वो जो कंपनी शुरू की है, इतना लंबा उसका इतिहास है, उस इतिहास को इतनी 10,000 करोड़ के कैपेक्स प्लान के साथ यू कैन नॉट डिस्टर्ब. डेफिनेटली देयर विल बी मतलब कंपटीशन, बट आई थिंक दे नो हाउ टू हैंडल कंपटीशन, सो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. अब लास्ट न्यूज है रिन्यू पावर के बारे में. रिन्यू पावर ये जो गोल्डमैन सैक बैक्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो मेजरली रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस करती है. सो दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट 1 लाख करोड़ रुपीज इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका कंबाइंड. 50,000 करोड़ की वो इन्वेस्टमेंट्स होने वाली है. और ये इन्वेस्टमेंट्स जो होगी आई थिंक इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स वो कंप्लीट इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगी. एग्रीमेंट्स वगैरह, एमओयूज वगैरह साइन हो चुके हैं. और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, एक तो उनके जो हर एक स्टेट के जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट है वो तो कंप्लीट होंगे ही होंगे, उसमें इंप्रूवमेंट होंगी. प्लस अराउंड 60,000 जॉब्स क्रिएट होंगे, 30,000 इन महाराष्ट्र एंड 30,000 इन कर्नाटका, विच इज अनदर बेस्ट थिंग. जो जैसे मैंने बोला, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर हो रहा है ना, तो दिस इज द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन टू योर इकोनॉमी. बाकी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती है, वो उसके पॉजिटिव कैस्केडिंग इंपैक्ट्स होते हैं. सो आशा करता हूं दोस्तों कि आज का भी एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा. कैसा लग रहा है ये एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.